नमस्कार। सभी दोस्तों के लिए, सभी मित्रों के लिए हमारी यूट्यूब चैनल की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, आज का जो हमारा टॉपिक है, हम बात कर रहे थे लगातार शिक्षण विधियों की। तो आज हमारी दूसरी शिक्षण विधि है सूक्ष्म शिक्षण विधि, माइक्रो टीचिंग मेथड। तो क्या है, इसके बारे में आज हम विस्तार से बात करने वाले हैं इस वीडियो में। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, प्रश्न उत्तर भी हम इस विधि से संबंधित पूरे करवाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं हम कि सूक्ष्म शिक्षण का जो प्रारंभ था वो 1961 में माना जाता है। सबसे पहले सूक्ष्म शिक्षण विधि का प्रारंभ कब हुआ? 1961 में हुआ। लेकिन सर्वप्रथम सूक्ष्म शिक्षण का नामकरण कब हुआ? 1963 ईस्वी में। किसने किया था? डी एलन ने, डॉक्टर ड्वाइट एलन ने किया। और कहाँ पर किया? स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, अमेरिका में। याद रखें आप लोग कि सूक्ष्म शिक्षण का प्रारंभ सन 1961 में माना जाता है, लेकिन सर्वप्रथम सूक्ष्म शिक्षण का नामकरण 1963 ईस्वी में डॉक्टर ड्वाइट एलन ने स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय, अमेरिका में किया था। ये चीज़ आपको याद रखना है। सबसे पहले जब भी शिक्षण की बात की जाएंगे, माइक्रो टीचिंग की शुरुआत होगी। तो अब बात करते हैं कि आगे अमेरिका के स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में रॉबर्ट ब्रस व डॉक्टर एलन के निर्देशन में उनके दो विद्यार्थी थे, कीथ व एचिसन नामक दो छात्रों ने वीडियो टेप के माध्यम से अध्ययन कर शीघ्र प्रतिपुष्टि प्राप्त कर लेने में बल दिया। प्रतिपुष्टि का अर्थ याद रखें आप लोग, फीडबैक होता है इंग्लिश में, फीडबैक। ठीक है, फीडबैक। तो उनके दो शिष्य थे, रॉबर्ट ब्रश व डॉक्टर एलन के निर्देशन में दो शिष्य थे, दो छात्र थे स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के। पहले थे कीथ और दूसरे थे एचिसन। उन दोनों ने वीडियो टैप के माध्यम से अध्ययन करके शीघ्र ही प्रतिपुष्टि प्राप्त कर लेने पर क्या दिया? बल दिया। इसके उपरांत में कौन आए? हैरी गैरिसन व कैलिन बैक महोदय ने अपने प्रयासों से माइक्रो टीचिंग का प्रतिपादन कर दिया। इसके यानी इसमें एक कौशल के लिए 5 से 10 मिनट तक की एक पाठ योजना तैयार की। तो याद रखें आप लोग, माइक्रो टीचिंग के अंतर्गत पाठ योजना किन्होंने तैयार की? सबसे पहले इन्होंने हैरी गैरिसन व कैलिन बैक महोदय ने, जिसका टाइम कितना था? 5 से 10 मिनट का था। आपसे आगे प्रश्न पूछा जाएगा कि माइक्रो टीचिंग के अंतर्गत पाठ्य योजना तैयार करने का समय कितना होता है? 5 से 10 मिनट का। अब आगे बात करते हैं हम कि माइक्रो टीचिंग का जो आकार होता है वो बहुत ही छोटा होता है, बहुत छोटा होता है। और इसमें विद्यार्थी कितने ले आते हैं? 5 से लेकर के 10 विद्यार्थियों का एक समूह होता है। माइक्रो टीचिंग में 5 से 10 विद्यार्थी लिए जाते हैं। अब बात करते हैं माइक्रो टीचिंग की विशेषताओं की। तो देखिएगा, ये एक सूक्ष्म शिक्षण है और शिक्षण का सबसे लघुत्तम रूप है, सबसे छोटा रूप है। यह एक प्रयोगशाला विधि है जिसके माध्यम से शिक्षक प्रशिक्षणार्थियों में शिक्षण कौशल विकसित करता है। शिक्षण को यहाँ कई शिक्षण कौशलों का योग भी माना जाता है। तीसरी विशेषता है कि प्रशिक्षणार्थियों को ये शिक्षण कौशल नियंत्रित वातावरण में एक एक करके सिखाए जाते हैं। वह इन सभी कौशलों को सीख लेता है, तब इन्हें वह आवश्यकता के अनुसार जोड़ करके पूरा शिक्षण करता है। यही कारण है कि इसे अनुक्रम अवरोही शिक्षण संपर्क कहा जाता है। ये परिभाषा भी आप लोग याद रख लें कि इसका दूसरा नाम क्या है? अनुक्रम अवरोही शिक्षण संपर्क माइक्रो टीचिंग का दूसरा नाम है। क्लियर? आगे बात करते हैं हम सूक्ष्म शिक्षण की परिभाषा मनोवैज्ञानिकों के द्वारा क्या दी गई थी। तो सबसे पहले किन्होंने दी थी? एलन एवं इव के अनुसार बताया कि सूक्ष्म जो है अध्यापन नियंत्रण अभ्यास का एक क्षेत्र है जिसमें एक विशिष्ट अध्यापन व्यवहार को नियंत्रित दशाओं में सीखना संभव है। क्या बताया? कि सूक्ष्म अध्यापन नियंत्रण अभ्यास का सत्र है जिसमें एक विशिष्ट अध्यापन
व्यवहार को नियंत्रित दशाओं में सीखना संभव है। यह परिभाषा सूक्ष्म शिक्षण की किन्होंने दी? एलन एवं इब साहब ने। उसके बाद में अगली परिभाषा दी थी स्टोन्स तथा मॉरिस ने, और उन्होंने बताया कि अभ्यास की एक विधि है जिसमें अधिक नियंत्रण, प्रचुर विश्लेषण और प्रतिपुष्टि की एक नई प्रणाली का प्रयोग किया जाता है। ये किन्होंने बताया? स्टोन्स तथा मॉरिस ने। उसके बाद एलन ने अलग से बताया कि सूक्ष्म शिक्षण कक्षा आकार, पाठ की विषय वस्तु, समय तथा शिक्षण की जटिलता को कम करने वाली संक्षिप्तीकृत कक्षा शिक्षण विधि है। कौन सी? माइक्रो टीचिंग। उसके बाद पेक बे टूकर ने भी परिभाषा दी थी। उन्होंने बताया कि सूक्ष्म शिक्षण एक व्यवस्थित प्रणाली है जिसमें कौशलों की सूक्ष्मता से पहचानी जाती है तथा पृष्ठपोषण द्वारा शिक्षण कौशलों का विकास किया जाता है। क्लियर? आपको पीडीएफ मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम लिंक दिया गया है, उसमें ज्वाइन करिए। ठीक है, आगे बात करते हैं। मैं आपको यहाँ पर सभी शिक्षण विधियों का विस्तार से अध्ययन करवाऊंगा, प्रश्न भी करवाऊंगा बाद में। तो उसके बाद में आती है मैकलिस तथा अवनीन के द्वारा परिभाषा, अनविन के द्वारा परिभाषा, और उन्होंने बताया कि सूक्ष्म अध्यापन कृत्रिम वातावरण में अध्यापन का एक सूक्ष्म रूप है जो शिक्षण की जटिलताओं को कम करता है तथा पृष्ठपोषण प्रदान करता है। तो ये परिभाषा किसने दी थी? मैकलिस तथा अनविन साहब ने। और आगे बताया कि सूक्ष्म शिक्षण मूलतः इस सिद्धांत पर आधारित है कि शिक्षण प्रक्रिया को अनेक व्यवहारों में विभक्त किया जा सकता है। इन कक्षागत शिक्षण व्यवहारों को क्या कहते हैं? हम शिक्षण कौशल कहते हैं। ये भी आप लोग याद रखें कि भाई शिक्षण कौशल किनको कहते हैं। बताया कि सूक्ष्म शिक्षण मूलतः एक सिद्धांत पर कार्य करता है और उसमें है कि शिक्षण प्रक्रिया को अनेक व्यवहारों में विभक्त किया जाता है, और इन कक्षागत शिक्षण व्यवहारों को क्या कहते हैं? टीचिंग स्किल बोलते हैं, शिक्षण कौशल कहते हैं। शिक्षण कौशल को नियंत्रित वातावरण में विकसित किया जाना संभव है। यहाँ शिक्षण को एक जटिल प्रक्रिया मानते हुए अनेक शिक्षण कौशलों का योग माना जाता है। यह सूक्ष्म शिक्षण इस तथ्य पर भी आधारित है कि शिक्षण प्रक्रिया को सरल प्रक्रिया में विभक्त करके एक एक करके वांछित कौशलों को विकसित किया जा सकता है। यह हमारी दूसरी विधि है। इससे पहले हमने दल शिक्षण विधि को पढ़ा दिया है, आप लोग जा कर के देखिएगा। अब आगे बात करते हैं कि इन सब कौशलों को जब अलग अलग विकसित कर लिया जाता है तब इन्हें एक साथ जोड़ करके पूर्ण शिक्षण किया जा सकता है तथा पूर्व निर्धारित शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति की जा सकती है। अब कुछ मनोवैज्ञानिक अन्य भी थे जिन्होंने सूक्ष्म शिक्षण की परिभाषाएं भी दी थी। तो देखिएगा, यदि मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से सोचा जाए तो सूक्ष्म शिक्षण किसके द्वारा? स्किनर के द्वारा प्रतिपादित कौन से सिद्धांत पर? अधिगम सिद्धांत पर आधारित है। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, याद रखें। प्रश्न यहाँ से बनता है कि मनोवैज्ञानिक दृष्टि से यदि सोचा जाए तो सूक्ष्म शिक्षण स्किनर के द्वारा, बीएफ स्किनर थे जिन्होंने क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत दिया, उनके द्वारा प्रतिपादित अधिगम सिद्धांत पर आधारित है। और इस सिद्धांत के अनुसार यदि कोई व्यक्ति अनुकूल व्यवहार प्रदर्शित करता है तथा इस व्यवहार के प्रदर्शन के तुरंत बाद उसकी प्रतिपुष्टि कर दी जाती है तो व्यवहार के पुनः प्रकट होने की संभावना बढ़ जाती है। इन्होंने ये बताया था। क्लियर? अब आगे बात करते हैं कि इस सिद्धांत का उपयोग सूक्ष्म शिक्षण में प्रशिक्षणार्थियों को वीडियो टैप के द्वारा अथवा परिवीक्षक के द्वारा उसके अध्ययन के तुरंत बाद किया जाता है। ठीक है, जैसे ही हम इस सिद्धांत का उपयोग करेंगे तो सूक्ष्म जो शिक्षण है उसके अंतर्गत जो विद्यार्थी होंगे वीडियो टैप के द्वारा या परिवीक्षक के द्वारा उसके अध्यापन के तुरंत बाद ही उपयोग करेंगे। चूँकि यहाँ पर पाठ 5 से 10 मिनट का होता है, अतः व्यवहार के पृष्ठपोषण में अधिक समय नहीं लगता, यहाँ पर फीडबैक में ज़्यादा समय नहीं लगता है।
उसके बाद में सूक्ष्म शिक्षण के आधार कौन कौन से हैं देखिएगा। तो ये आधार किन्होंने दिए थे, एलन व रेयन साहब ने दिए थे। कितने आधार बताए, 5 आधार बताए हैं। सूक्ष्म शिक्षण के 5 आधार बताए एलन और रेयन साहब ने। पहला है सूक्ष्म शिक्षण एक वास्तविक शिक्षण है। सूक्ष्म शिक्षण क्या है, एक वास्तविक शिक्षण है। माइक्रो टीचिंग इज द रियल टीचिंग। यद्यपि शिक्षण की परिस्थितियों का निर्माण इस प्रकार किया जाता है कि अध्यापक तथा शिक्षार्थी अध्यापन के अभ्यास के साथ साथ कार्य करते हैं, तभी वास्तविक शिक्षण संपन्न होता है या संपादित होता है। दूसरा आधार है कि सूक्ष्म शिक्षण में कक्षा का आकार, विषय वस्तु की मात्रा जो पढ़ाई जानी है, अध्यापन समय आदि को कम करके सामान्य शिक्षण की जटिलताओं को न्यून कर दिया जाता है। ये दूसरा आधार है कि इसमें जो कक्षा का आकार है, विषय वस्तु की मात्रा है, उसको कम कर दिया जाता है। अध्यापन के समय में भी कमी कर दी जाती है और सामान्य शिक्षण की जटिलताओं को कम कर दिया जाता है। ये इसका दूसरा आधार है। आगे तीसरा बताया कि सूक्ष्म शिक्षण का मुख्य केंद्र विशिष्ट कार्यों को पूरा करने का प्रशिक्षण देना है। भाई इसका मुख्य केंद्र क्या है कि किसी भी विशिष्ट कार्य को पूरा करने का प्रशिक्षण देना। ये विशिष्ट कार्य शिक्षण कौशल को सिखाना, किसी अध्यापन विधि का अभ्यास करना, प्रदर्शन करना, सीखना आदि में से कुछ भी हो सकता है। उसके बाद चौथा आधार बताया उन्होंने कि इस प्रविधि में पृष्ठपोषण का उपयोग किया जाता है। पृष्ठपोषण, फीडबैक। इससे साधारण भाषा में व्यवहार के सही प्रदर्शन करने का ज्ञान देना भी कहते हैं। पृष्ठपोषण का जब हम उपयोग करते हैं तो व्यवहार के जो सही प्रदर्शन करने का ज्ञान देना कहलाता है कि भाई बच्चे का मूल्यांकन किया जाना जरूरी है। जो ही प्रशिक्षणार्थी सूक्ष्म अध्यापन समाप्त करता है, उसके साथ अध्यापक तथा पर्यवेक्षक उसके अध्यापन पर चर्चा करने लग जाते हैं, उसका मूल्यांकन करते हैं, उसका फीडबैक लेते हैं कि बच्चे ने अब तक कितना अधिगम किया, कितना सीखा। यदि संभव हो तो उसका वीडियो टेप भी उसे दिखाया जाता है, जिससे प्रशिक्षणार्थी को अपनी अच्छाइयाँ एवं त्रुटियाँ दोनों का ज्ञान हो जाता है। जब भी वीडियो दिखाया जाएगा तो उसे अपनी कौन कौन सी बातें अच्छी लगी और कौन कौन सी कमियां उसके अध्यापन में रही, ये सारी बातें उसे दिखाई जाती हैं टैप रिकॉर्डर के माध्यम से। पांचवा आधार है कि सूक्ष्म शिक्षण में प्रशिक्षण प्राप्ति के 3 स्तर होते हैं, जो कौन कौन से हैं। पहला है ज्ञान प्राप्त करने का स्तर, दूसरा है कौशल अर्जित करने का स्तर और तीसरा है स्थानांतरण स्तर। ये सूक्ष्म शिक्षण में प्रशिक्षण प्राप्ति के 3 स्तर माने जाते हैं, जो क्रम से याद रखें आप लोग। पहला है ज्ञान प्राप्ति करने का स्तर, दूसरा कौशल अर्जित करने का स्तर और तीसरा स्थानांतरण स्तर। ठीक है, ये 3 अपने प्रशिक्षण प्राप्ति के स्तर हैं। आगे बात करते हैं कि इस प्रविधि में अध्यापन व पुनः अध्यापन की श्रृंखला चलती है। इसमें प्रशिक्षणार्थियों में कौशल का स्थानांतरण शीघ्रता से होने लगता है। कौशल का स्थानांतरण ट्रांसफर होता है। उसके बाद में सूक्ष्म शिक्षण के पद कौन कौन से। माइक्रो टीचिंग सिस्टम पोस्ट। जैसा कि पूर्व में स्पष्ट किया है कि सूक्ष्म शिक्षण में प्रशिक्षणार्थियों को सरलतम स्थितियों में अध्यापन कराया जाता है। ये चीज़ आप लोग याद रखें। सबसे छोटी से छोटी चीज़ को पढ़ाया जाता है सूक्ष्म शिक्षण के अंतर, क्योंकि समय का क्या होता है, अभाव होता है। बच्चों की क्या होती है, कम मात्रा होती है, कक्षा का आकार बहुत छोटा होता है, इसलिए प्रकरण भी बहुत शॉर्ट लिया जाता है। इसका अभिप्राय यह है कि कक्षा का आकार छोटा, विषय वस्तु की मात्रा कम और अध्यापन कार्य हेतु लघु अवधि के लिए कराया जाता है। और सूक्ष्म शिक्षण की प्रक्रिया में निम्नलिखित पद याद रखें आप लोग, मैं उनको बता रहा हूँ, देखिएगा। पहला है कि सर्वप्रथम अध्यापक प्रशिक्षणार्थी को सूक्ष्म शिक्षण का अर्थ समझाता है तथा उसको व्यावहारिक ज्ञान देता है। पहले काम सबसे पहले यही करेगा। दूसरा काम करेगा कि सूक्ष्म अध्यापन में शिक्षण कौशल का सैद्धांतिक ज्ञान अभ्यास करने से पूर्व दिया गया अध्यापन करने से पूर्व दे दिया जाता है और इन कौशलों में अंतर्निहित मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों को स्पष्ट करता है। ये तीसरी बात बताई। उसके बाद तीसरा पॉइंट है
अध्यापक प्रशिक्षणार्थियों को आदर्श पाठ के माध्यम से शिक्षण कौशल व्यवहारों का प्रदर्शन करता है। चौथा पॉइंट है कि इस आदर्श पाठ की कमियों तथा विशेषताओं पर विचार विमर्श किया जाता है। प्रशिक्षणार्थियों को सूक्ष्म शिक्षण की पाठ योजनाएं और प्रत्येक शिक्षण कौशल के लिए अलग अलग योजनाएं बनाई जाती हैं। अध्यापक इन सूक्ष्म पाठ योजनाओं में आवश्यकता के अनुसार क्या करता है, सुधार भी करता है। प्रशिक्षणार्थी एक कौशल पर सूक्ष्म पाठ पढ़ाता है, जिससे यदि संभव हो तो वीडियो टेप कर लिया जाता है, जिसे शिक्षण के पद कहते हैं। ठीक है, कि भाई उस विद्यार्थी ने, उस प्रशिक्षणार्थी ने, उस छात्र अध्यापक या छात्र अध्यापिका ने किसी प्रकरण का अध्यापन बच्चों को किस तरीके से करवाया, उसका वीडियो से करवाया जाता है। और ये वीडियो करने के जो पद होते हैं वही हमारे क्या होते हैं, टीचिंग स्टेप कहलाते हैं, शिक्षण पद कहलाते हैं। सूक्ष्म पाठ के तुरंत बाद पढ़ाए गए पाठ पर आपसी विचार कर उसकी अच्छाइयाँ और कमियाँ ज्ञात की जाती हैं, और कमियों को दूर करने के लिए प्रशिक्षणार्थी से पाठ के पुनः निर्माण के लिए कहा जाता है। यह मूल्यांकन पद कहलाता है। यह कौन सा पद कहलाता है, मूल्यांकन पद कहलाता है। कि जब अध्यापन कराने के पश्चात उसके अध्यापन में कोई त्रुटि या कमी निकलती है तो उन कमियों को दूर करने के लिए उसे वीडियो दिखाते हैं और फिर पुनः प्रशिक्षणार्थी से पाठ योजना बनवाते हैं, और यही मूल्यांकन पद कहलाता है। इसके बाद प्रशिक्षणार्थी को दोबारा पाठ पढ़ाना पड़ता है और उसकी कमियां पुनः निकाली जाती है तथा प्रशिक्षणार्थी इन कमियों को दूर करने का प्रयास करता है। यह क्रम तब तक चलता रहता है जब तक कि वह एक कौशल को पूर्ण तरीके से नहीं सीख लेता। इसके बाद ही उसे दूसरा कौशल सिखाया जाता है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं हम इसके सूक्ष्म शिक्षण चक्र की। तो सूक्ष्म शिक्षण चक्र कैसे चलता है, माइक्रो टीचिंग लेसन प्लान हिंदी में। तो सूक्ष्म शिक्षण पाठ योजना का उद्देश्य प्रशिक्षणार्थी को शिक्षण में पूर्ण प्रशिक्षण देना होता है। महत्वपूर्ण उद्देश्य ये देखिए कि विद्यार्थी को, जो प्रशिक्षणार्थी होता है, छात्र अध्यापक या छात्र अध्यापिका को अपने कौशल में पूर्ण विकसित करना। यह प्रशिक्षण बिना अभ्यास और प्रतिपुष्टि के संभव नहीं है। याद रखें, जब तक कहते ना कि एक श्लोक आप लोगों ने पढ़ा होगा कि करत करत अभ्यास ते जड़मति होती सुजान। बार बार प्रयास किया जाता है। थॉर्नडाइक के सिद्धांत के अनुसार प्रयास एवं त्रुटि के सिद्धांत का यहाँ पर क्या होता है, फॉलो होता है। याद रखें आप लोग, बार बार प्रयास करेंगे फिर प्रतिपुष्टि होगी, फीडबैक लेते हैं उसका, फिर अभ्यास करेंगे फिर प्रतिपुष्टि होगी। तो ये क्रम तब तक चलता रहता है जब तक कि विद्यार्थी या शिक्षणार्थी पूरी तरीके से उस कौशल में निपुण नहीं हो जाता। यही सूक्ष्म शिक्षण चक्र चलता रहता है। तो इसमें लेसन, सबसे पहले इसके स्टेप देखिएगा। सबसे पहले वो विद्यार्थी प्रशिक्षणार्थी लेसन बनाएगा, फिर पढ़ाएगा। दूसरे स्टेप में पढ़ाएगा। तीसरे स्टेप में क्या करेगा, उसका फीडबैक लेगा। ठीक है, फिर क्या बनाएगा, कमियां निकलेंगी, फिर अपना लेसन बनाएगा। चौथे स्टेप में लेसन बनाएगा, फिर उसको दोबारा से पढ़ाएगा, फिर फीडबैक लेगा। ठीक है, फिर फीडबैक लेगा, और जब भी कोई कमियां निकलती है तो फिर दोबारा से रीलेशन प्लान बनाएगा। इस तरीके से क्रम चलता रहता है माइक्रो टीचिंग का। ठीक है, अतः जैसे ही प्रशिक्षणार्थी पाठ्य योजना प्रस्तुत करता है, परिवीक्षक तथा अन्य प्रशिक्षणार्थी उसकी कमियां तथा अच्छाइयों को लिखते हैं। प्रस्तुतिकरण के पश्चात इस पर खुली चर्चा होती है। इस चर्चा के आधार पर प्रशिक्षणार्थी को पुनः पाठ का निर्माण कर उसी समय दोबारा पढ़ाने को कहा जाता है। यह क्रम तब तक चलता रहता है जब तक कि वे अपने शिक्षण कौशल को पूर्ण रूप से अपने अंदर विकसित नहीं कर ले। माइक्रो टीचिंग लेसन प्लान में लिए जाने वाला समय निम्न प्रकार होना चाहिए। अब कितना होगा समय देखिएगा आप लोग कि सूक्ष्म शिक्षण जो पाठ है वो 5 मिनट का होना चाहिए। पाठ पर विचार विमर्श 10 मिनट का होना चाहिए। पाठ का पुनः निर्माण करने में 15 मिनट होना चाहिए समय, और पुनः शिक्षण कराते हैं तो उसमें 5 मिनट होना चाहिए, और फिर दोबारा से पुनः शिक्षण पाठ पर विचार करने के लिए 10 मिनट होना चाहिए। इस तरीके से आपका कुल समय कितना हो जाता है, 45 मिनट का हो जाता है। इस प्रकार सूक्ष्म शिक्षण चक्र का समय 45 मिनट का निर्धारित किया गया है। तो उपयुक्त लिखित समय विभाजन में परिवर्तन भी किया जा सकता है।
पाशी ने सूक्ष्म अध्यापन अवधि का निर्धारण निम्न प्रकार किया है। उन्होंने अलग से ही किया है, तो देखिएगा कैसे किया है। सूक्ष्म शिक्षण 5 से 10 मिनट के लिए। उसके बाद सूक्ष्म शिक्षण पाठ पर चर्चा 10 से 15 मिनट के लिए। पाठ का पुनः निर्माण अपनी सुविधा के अनुसार कर सकता है। पुनः शिक्षण करने के लिए 10 से 5 मिनट दिए गए और पुनः शिक्षण पर चर्चा के लिए 10 से 15 मिनट। अब बात करते हैं सूक्ष्म शिक्षण के महत्व की। इम्पोर्टेंसी ऑफ माइक्रो टीचिंग। तो शिक्षण को सीखने के संदर्भ में ब्राउन ने लिखा है, किसने? ब्राउन ने, कि जंबो जेट को हवा में उड़ाने या हृदय का ऑपरेशन करने के लिए बहुत से कौशलों की आवश्यकता होती है। ये उन्होंने उदाहरण दिया था। क्या दिया था? उदाहरण दिया था कि जैसे जंबो जेट को हवा में उड़ाने के लिए, ऑपरेशन, हृदय का ऑपरेशन करने के लिए बहुत से कौशलों की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार से इन कौशलों को सीखने के लिए बहुत सारे प्रयास और त्रुटि जो होती है उनको सुधारने की, बार बार अभ्यास करने की आवश्यकता होती है। कोई भी विद्यालय, महाविद्यालय अथवा प्रशिक्षण केंद्र आधारभूत कौशल पर प्रशिक्षण दिए बिना किसी भी व्यक्ति को जंबो जेट उड़ाने या हृदय का ऑपरेशन करने की अनुमति नहीं देता। प्रैक्टिकल होना जरूरी है किसी भी चीज़ को पूर्ण बनाने के लिए। ठीक उसी प्रकार शिक्षण भी कई कौशलों का समूह है जिनको सिखाया जाता भी इतना ही महत्वपूर्ण है। अब बात करते हैं हम शिक्षण कौशल की विशेषताएं, सूक्ष्म शिक्षण कौशल की विशेषताएं। तो देखिए, शिक्षण कौशल का विधिवत प्रशिक्षण, इसमें होता है समय की बचत होती है, प्रतिपुष्टि संभव है यानी फीडबैक पॉसिबिलिटी, नवीन तकनीकी का शिक्षण में उपयोग, अनवरत प्रशिक्षण का एक साधन और परिवीक्षक को सरल बनाना, परिवीक्षण को सरल बनाना और शिक्षण पर शोध किए जाने का सबसे उत्तम साधन है। अब हम बात करेंगे इसके गुण और दोष क्या है। देखिएगा, अब हम इसके लाभ पढ़ लेते हैं, इसके गुण पढ़ लेते हैं। क्या है सूक्ष्म शिक्षण के बेनिफिट ऑफ माइक्रो टीचिंग? तो बहुत सारे लाभ हैं। पहला, बहुत सारे लाभ है इसके। पहला है यह अध्यापन व्यवहार पर केंद्रित विधि है। पहला क्या है कि अध्यापन व्यवहार पर केंद्रित विधि है। दूसरा है सूक्ष्म अध्यापन ठीक उसी प्रकार से प्रयोग में लाई जावे तो प्रभावशाली रूप से प्रशिक्षणार्थी का प्रशिक्षण करती है। यदि आप ठीक प्रकार से प्रयोग में लाएंगे तो प्रभावशाली रूप से प्रशिक्षणार्थी का प्रशिक्षण करवाएगी। तीसरा लाभ है कि प्रशिक्षणार्थी जब स्वयं द्वारा पढ़ाए गए पाठ की वीडियो फिल्म देखते हैं अथवा उसके द्वारा अन्य लोगों से सुनते हैं उसके बारे में, तो उन्हें संतोष प्राप्त होता है, उसमें कमियां निकलती हैं कि उसके अध्यापन में कहाँ त्रुटि रह गई। सूक्ष्म अध्यापन शिक्षण की जटिलता को कम करता है क्योंकि प्रकरण में समय का अभाव होता है। सूक्ष्म शिक्षण के द्वारा प्रशिक्षणार्थी की प्रतिपुष्टि शीघ्रता से हो जाती है। ठीक है, क्योंकि प्रतिपुष्टि देनी है तो तुरंत आपको क्या बनाना है? रीप्लान बनाना होगा, इसलिए प्रतिपुष्टि शीघ्रता से होती है। इस विधि से प्रशिक्षणार्थी को शिक्षण प्रक्रिया को बारीकी से समझने का अवसर भी मिलता है क्योंकि क्लास का आकार छोटा होता है। इसलिए सूक्ष्म शिक्षण कौशल, सूक्ष्म शिक्षण है वो शिक्षण कौशल के विश्लेषण का अवसर प्रदान करता है और यह एक प्रभावशाली विधि होती है। सूक्ष्म शिक्षण की सहायता से परिवीक्षण कार्य व्यवस्थित रूप से करने का अवसर भी यहाँ पर प्राप्त होता है। यह एक व्यक्तिगत शिक्षण पर बल प्रदान करती है और सूक्ष्म शिक्षण से प्रशिक्षणार्थी के श्रम व समय दोनों की बचत हो जाती है, सबसे बड़ा फायदा। उसके बाद इसमें शिक्षण व्यवहार का लेखा जोखा रखा जाता है जिस प्रक्रिया का विश्लेषण आसानी से किया जाता है क्योंकि छोटा सिस्टम होता है पूरा, तो लेखा जोखा भी हम आसानी से रख सकते हैं। उसके बाद में बात करते हैं हम इसकी कमियां क्या हैं, इसकी सीमाएं क्या हैं। बाउंड्रीज ऑफ माइक्रो टीचिंग, सूक्ष्म शिक्षण की विशिष्ट सीमाएं। तो पहला है साधनों का सामान्यतः अभाव होने के कारण सूक्ष्म शिक्षण में वीडियो फिल्म जो कि सर्वाधिक प्रभावी है इसका प्रयोग किया जाना संभव नहीं होता। दूसरी कमी है कि सूक्ष्म शिक्षण का उपयोग करने के लिए विशेष रूप से प्रशिक्षित अध्यापकों की आवश्यकता होती है और ऐसे अध्यापकों की कमियां भी होती हैं। सूक्ष्म शिक्षण के लिए अनेक कक्षों की आवश्यकता होती है
क्योंकि एक क्लास में बच्चे कम होते हैं, इसलिए तो कमरों की ज़्यादा आवश्यकता पड़ेगी। क्लियर। अब बात करते हैं हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर जो इस विधि से संबंधित बढ़ते हैं। पहला प्रश्न देखिए, सभी दोस्त एक बार क्लास को लाइव करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिएगा, अपने मन की भावनाओं को अपने दिल के अंदर मत छुपाइएगा, चाहे आपको अच्छा लगे या वीडियो बुरा लगे, लेकिन अपनी कमेंट जरूर शेयर कीजिएगा। पहला प्रश्न है कि सूक्ष्म शिक्षण कक्षा आकार की विषय वस्तु समय तथा शिक्षण की जटिलता को कम करने वाली संक्षिप्तीकृत कक्षा शिक्षण विधि है। और सूक्ष्म शिक्षण की परिभाषा किसने दी थी? तो याद रखें किसने दी थी? एलन साहब ने दी थी। मैंने आपको परिभाषा ऑलरेडी बता दी है, एलन साहब ने परिभाषा दी थी। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखिए, सूक्ष्म शिक्षण का समय कितना बताया मैंने? 5 से 10 मिनट का। सूक्ष्म शिक्षण का समय 5 से 10 मिनट का बताया। तीसरा क्वेश्चन है कि सूक्ष्म शिक्षण तकनीकी के अंतर्गत पुनर्नियोजन का समय कितना होता है? 5 से 10 मिनट का होता है। कितना होगा? 5 से 10 मिनट का होगा। उसके बाद देखिएगा चौथा क्वेश्चन, सूक्ष्म शिक्षण में छात्राध्यापक द्वारा प्रयुक्त किया गया अंग नहीं है। कौन सा नहीं है? उद्देश्य कथन नहीं है। सूक्ष्म शिक्षण में अध्यापक के द्वारा उद्देश्य कथन इस प्रक्रिया का अंग नहीं है। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से सूक्ष्म शिक्षण किस मनोवैज्ञानिक के अधिगम सिद्धांत पर आधारित है? तो याद रखें क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? बीएफ स्किनर साहब। उन्हीं के सिद्धांत पर ये आधारित है। तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा क्वेश्चन 5 में। अगला प्रश्न नंबर 6 है कि सूक्ष्म शिक्षण तकनीकी का पद नहीं है। कौन सा नहीं है? चर्चा सत्र। चर्चा सत्र नहीं है, आपका डी ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन है लास्ट कि सूक्ष्म शिक्षण या सूक्ष्म अध्यापन एक कृत्रिम वातावरण में अध्यापन का एक रूप है जो शिक्षण को जटिलताओं को कम करता है तथा पृष्ठ पोषण प्रदान करता है। सूक्ष्म शिक्षण की यह परिभाषा किसने दी थी? तो याद रखें किन्होंने दी थी? मैकलॉन या अनवीन के द्वारा। ठीक है, मैकलॉन व अनवीन के द्वारा, ये दो मनोवैज्ञानिक थे। तो आपका यहाँ पर सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अब सभी भाई बहन अब अगला क्वेश्चन और देखिएगा, सूक्ष्म शिक्षण में कक्षा का आकार कितना होता है? 5 से 10 विद्यार्थी होते हैं। ठीक है, और लास्ट क्वेश्चन है, अब 9वां है, लास्ट अंतिम है। तो सूक्ष्म शिक्षण में छात्राध्यापक द्वारा प्रयुक्त प्रक्रिया में एक अंग है पुनः पाठ योजना। इसका समय कितना होता है? याद रखें 12 मिनट का। कितना होगा? 12 मिनट का होगा पुनः पाठ योजना का समय, माइक्रो टीचिंग के अंतर्गत। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आप लोगों का ये सभी को वीडियो पसंद आया होगा। क्लियर। और सभी लोग जो नए हैं वो एक बार सब्सक्राइब कर लें। पर डे आप लोग देखिएगा 9 बजे, मैं आपको 9 बजे नाइट में, ठीक है, ये लेकर के आऊँगा क्लास, और पूरी की पूरी आपको शिक्षण विधियाँ में बताऊँगा। ठीक है, सभी शिक्षण विधियों के बारे में और सिद्धांतों के बारे में हम बात कर रहे हैं इस यूट्यूब चैनल पर। तो ज़रा साइकोलॉजी के लिए एक बार सभी और राजस्थान जीके के लिए सभी लोग एक बार सब्सक्राइब कर दें और आप कमेंट कीजिएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।